बोला है अकॉर्डिंग टू दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रिमिनल ट्रायल 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है ना। क्रिमिनल ट्रायल कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक वारंट केस हो गया, दूसरा समन केस हो गया, तीसरा होता है समरी ट्रायल। एक क्या होता है? वारंट केस होता है, दूसरा समन केस होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है अपना क्या, वो होता है समरी ट्रायल। एक वारंट केस, दूसरा समन केस, और तीसरा होता है अपना समरी ट्रायल। व्हाट इज वारंट केस मीन्स? वारंट केस का मतलब क्या है? तो कहता है कि अगर आपने ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको सजा जिसमें आपको फांसी का सजा हो सकता है। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको फांसी का सजा हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको उम्र कैद का सजा हो सकता है, या फिर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा पीरियड तक के लिए जेल हो सकता है, या फिर आपने ऐसा काम कर दिया जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा पीरियड के लिए सजा हो सकता है, ठीक है ना। तो उस तरीके के ऑफेंस को हम क्या बोलते हैं? वारंट केस कहते हैं, ठीक है। उस तरीके के ऑफेंस को हम कौन सा ऑफेंस कहते हैं? वारंट केस कहते हैं। वारंट ऑफेंस भी बोल सकते हो, है ना। ये ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं। वारंट केस जो होता है वो थोड़ा सीरियस नेचर का होता है, ठीक है ना। द ट्रायल इन वारंट केस स्टार्ट इधर बाय फाइलिंग ऑफ एफआईआर इन ए पुलिस स्टेशन और बाय फाइलिंग कंप्लेंट बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। लेटर इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर मोर देन 2 years, he send the case to the session court for trial. The process of sending it to session court is called committing it to the session court. क्या बोला है? ये बोलता है कि भाई अगर कोई ऑफेंस हो गया है जो वारंट नेचर का है, देन इसमें ट्रायल कैसे होगा? तो सबसे पहले बोला है कि भाई व्यक्ति एफआईआर करेगा। क्या करेगा? एफआईआर करेगा, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा, एफआईआर होगा। फिर एफआईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। ध्यान से सुनो, पुलिस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करेगा? एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट सबमिट किसको कर देगा? मजिस्ट्रेट को कर देगा। फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई ऑफेंस हुआ है, मजिस्ट्रेट चेक करेगा रिपोर्ट को, और मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई ठीक है, हाँ ऑफेंस हुआ है, फिर मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? इसको सेशन कोर्ट को भेज देगा, एससी को भेज देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कमिटिंग टू दी सेशन कोर्ट। या फिर व्यक्ति सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, या फिर व्यक्ति सीधा किसके पास जा सकता है? मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, फिर मजिस्ट्रेट चेक करेगा, और मजिस्ट्रेट चेक करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ भाई ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो क्या कर देगा? इस मैटर को हैंडल कर देगा किसको? सेशन कोर्ट को। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कमिटिंग इट टू दी सेशन कोर्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कमिटिंग इट टू दी सेशन कोर्ट, ठीक है ना। वारंट केस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्या लिखा हुआ है? चार्जेस मस्ट बी मेंशन इन ए वारंट केस। देखो चार्जेस मतलब क्या, कि उसमें वो होना चाहिए। चार्जेस मतलब आप कह सकते हो कि भाई लिखना चाहिए कि आपने क्या अपराध किया है। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे चार्जेस मतलब क्या है। है ना, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है कि उस व्यक्ति ने क्या क्या अपराध किया है, वो आपको लिखना जरूरी होता है। दैट इज चार्जेस, ठीक है ना। अगर केस वारंट केस है तो एक्यूज का कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर केस कैसा है? वारंट केस है तो पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है। वारंट केस को आप कभी भी समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। वारंट केस को आप क्या नहीं कर सकते हो? कभी भी समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक्यूज को आप एग्जामाइन कर सकते हो और क्रॉस एग्जामाइन भी कर सकते हो, और एक से ज्यादा बार आप उसको एग्जामाइन कर सकते हो। तो वारंट केस में आपको 4 बात याद रख लेना है। अभी सिर्फ याद रखो कि चार्जेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसने क्या अपराध किया है वो मेंशन होना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे चार्जेस का मतलब क्या है थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। मतलब उस व्यक्ति को, एक्यूज को कोर्ट में पर्सनली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि वारंट केस को आप समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। वारंट केस को आप समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फिर बोला है कि एक्यूज कैन बी एग्जामाइन एंड क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस मोर देन वंस। एक्यूज को हम एग्जामाइन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामाइन भी कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में बोला है कि जब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जब मजिस्ट्रेट ये जो मैटर है, जो मजिस्ट्रेट जो है जो मैटर को जब सेशन कोर्ट तक भेजेगा, तो उसको एंश्योर करना है कि भाई जो सेक्शन 230 है उसको उसने कंप्लाई किया है। जब मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज को पकड़ता है और उसके बाद उसको सेशन कोर्ट के पास भेज देता है, तो उसको एंश्योर करना है कि सेक्शन 230 कंप्लाई हो रहा है। व्हाट इज सेक्शन 230? तो सेक्शन 230 कहता है कि भाई अगर आप किसी एक्यूज को पकड़ते हो, उसको
आप मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हो, या फिर उसको क्या बोलते हो, उसको, है ना, उसको आप पकड़ते हो, उसको आप कोर्ट तक लेके जाते हो, उसको आप जेल में डालते हो, तो उसको पहले बताओ कि उसने क्या किया है। सेक्शन 230 कहता है कि भाई उसको पकड़ने से पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई तूने ये सजा किया है, तेरे ऊपर एफआईआर फाइल किया गया है ना। तो उसको पहले आप एफआईआर का स्टेटमेंट दोगे, पुलिस रिपोर्ट दोगे, फिर आप उसको क्या करोगे, फिर आप उसको गिरफ्तार करोगे, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट को बोला है कि जब आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे या फिर, है ना, सुनवाई करोगे, हियरिंग के लिए बुलाओगे, तो आपको सेक्शन 230 को कंप्लाई करना है। नंबर सेक्शन 230 कहता है कि भाई एक्यूज को पकड़ने से पहले उसको बताओ कि भाई क्यों पकड़ रहे हैं उसको, है ना, एफआईआर स्टेटमेंट दिखाओ, पुलिस रिपोर्ट दिखाओ, फिर उसके बाद आप उसको क्या करो, अरेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो इतने बात बोला है कि भाई 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। बोला कि चार्जेस मेंशन होना चाहिए वारंट केस में, पर्सनल अपीयरेंस बहुत जरूरी है, एक्यूज का पर्सनली अपीयर होना बहुत जरूरी है। वारंट केस को हम समन केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्यूज को हम, जो एक्यूज है उसको हम दो से ज्यादा बार क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट जब भी अरेस्ट करेगा, है ना, मजिस्ट्रेट जब भी अरेस्ट करेगा या फिर, है ना, तो आपको सेक्शन 230 को कंप्लाई करना है। सेक्शन 230 सिंपली कहता है कि भाई आपको अरेस्ट करने से पहले, कि उसको अरेस्ट करने से पहले उसको बताओ कि उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, है ना, पुलिस रिपोर्ट बताओ, एफआईआर स्टेटमेंट बताओ, फिर उसको आप क्या करो, है ना, उसके बाद उसको क्या करो, आप अरेस्ट कर लो, ठीक है। इतना याद रख लेना है। फिर दूसरा बोला है यहाँ पे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन ए वारंट केस व्हेन इंस्टीट्यूटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर मान के चलो कोई केस हुआ है, कोई लड़ाई हो गई है, और, है ना, कोई लड़ाई हो गई है और वो वारंट केस का लड़ाई है, वारंट केस का मामला है, कोई लड़ाई हुई है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है और वो वारंट केस का नेचर का है, ठीक है ना। और वो स्टार्टिंग आप कहाँ से कर रहे हो, पुलिस रिपोर्ट से कर रहे हो, एफआईआर से कर रहे हो, तो उसका प्रोसीडिंग क्या होगा वो आप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान के चलो कहीं पे लड़ाई हुई है, एक एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई हो गई है, एक व्यक्ति था, ए नाम का व्यक्ति, उसने बी को मार दिया, ठीक है ना, वहां पे मार दिया, मर्डर कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगा, सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एफआईआर, एफआईआर मींस, तो एफआईआर इज एन इंफॉर्मेशन गिवन बाय समवन दैट इज एग्रीड टू द पुलिस रिलेटिंग टू द कमिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। नाउ व्हाट इज एफआईआर, मतलब इंफॉर्मेशन देना, किसको, पुलिस को देना, कि भाई पुलिस को इंफॉर्मेशन देना कि भाई क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है। कौन देगा पुलिस को रिपोर्ट, एफआईआर कौन करेगा, एग्रीव पर्सन करेगा ना। हु इज एग्रीव पर्सन, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, दैट पर्सन इज नोन एज एग्रीव पर्सन। से फॉर एग्जांपल ए और बी की लड़ाई हुई है, बी को मार दिया इन्हें, बी को ए ने मार दिया। अब एग्रीव पर्सन कौन हुआ, बी के पेरेंट्स हो गए, बी का अगर शादी हुआ है तो उसकी बीवी हो गई, दे आर एग्रीव पर्सन। वो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, जो मर्डर हुआ है उसके बारे में किसको रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। तो उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई, बी का मर्डर हो गया, खत्म हो गया, बी मर गया, ठीक है ना। अब बी के जो भी रिश्तेदार, बीवी बोल लो, भाई बोल लो, बहन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बीवी बोल लो, बेटा बोल लो, बेटी बोल लो, कोई भी होगा, दे आर एग्रीव्ड पर्सन, दे आर एग्रीव्ड पर्सन। वो लोग क्या कहेंगे, एग्रीव पर्सन मतलब उनको नुकसान हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, किसको, पुलिस को। पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये हुआ है, मर्डर हुआ है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही आपने एफआईआर किया, एफआईआर करने के बाद पुलिस का नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुलिस आएगा वहां पे जहां पे मर्डर हुई है, वहां पे आएगा, है ना, वहां पे आएगा जहां पे मर्डर हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, वो फैक्ट्स को एग्जामाइन करेगा, फैक्ट्स को एग्जामाइन करेगा, भाई कैसे हुआ, किसने मारा, किससे मारा, क्यों लड़ाई हुई है ना। उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करेगा, क्या करेगा भाई, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करेगा, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करेगा। फिर वहां के जो आसपास में जितने भी लोग होंगे उनसे पूछताछ करेगा, एग्जामाइन करेगा, फिर उन सब चीजों को रिकॉर्ड करेगा, किसमें रिकॉर्ड करेगा, राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, और जो भी उसको नेसेसरी स्टेप्स, है ना, और वो सारा काम करेगा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, वो सारा काम करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा और किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा। सुनो ध्यान से, एफआईआर हुआ, एफआईआर हुआ, अब एफआईआर होने के बाद पुलिस वहां पे पहुंचेगा जहां पे मर्डर हुआ है, वहां पे जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, वहां पे जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। वहां पे जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, है ना। और इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, किसको, फैक्ट्स को,
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा कि भाई हुआ क्या था, एक्चुअली में हुआ क्या था, मारा किससे गया था, बंदूक से मारा था या फिर चाकू से मारा गया था या फिर है ना हाथ से मारा गया था, कैसे मारा उसने एग्जामाइन करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को, एविडेंस कलेक्ट करेगा, किससे मारा था, क्यों मारा था, ये सब कुछ एविडेंस कलेक्ट करेगा। उसके बाद एग्जामाइन करेगा वेरियस पर्सन, जो आसपास जो लोग है या फिर सीसीटीवी कैमरा होगा कहीं पे, है ना, अगर किसी ने देखा है तो उससे पूछताछ करेगा और उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। उनसे क्या करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। किसमें रिकॉर्ड करेगा, राइटिंग में। ये सब कुछ उस किसमें लिखेगा, राइटिंग में लिखेगा। ठीक है, सब कुछ राइटिंग में लिखेगा, है ना। और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा और किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा। एक रिपोर्ट बनाएगा और किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ठीक है ना, एक पुलिस रिपोर्ट बनाएगा और किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही केस चला जाएगा, उसके बाद इफ आफ्टर कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट and other important documents the accused is not discharged, then the court frame charges under which he has to be tried. In a warrant case the charge should be framed in writing. अब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान के चलो अब क्या हुआ, एक्चुअली में ए और बी के बीच में लड़ाई हुई है, तो एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, साथ में एक रिपोर्ट बनाएगा और मजिस्ट्रेट को भेज देगा। करेक्ट ना। जिस व्यक्ति ने मारा है ए, तो एक्यूज हो गया। एक्यूज मतलब जिस व्यक्ति ने गद्दार किया, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उसको क्या करेगा, पुलिस गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करने के बाद किसके पास भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। गिरफ्तार करने के बाद किसके पास भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। लेकिन हाँ, गिरफ्तार करने से पहले उसको क्या देना जरूरी है, एक्यूज को एफआईआर देना जरूरी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसको देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद किसके पास भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। उसको रीजन बताएगा कि उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। बिना रीजन बताए आप किसी भी एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले रीजन बताना पड़ेगा। उसको अरेस्ट करने से पहले क्या करोगे, आप उसको रीजन बताओगे और फिर उसको अरेस्ट करोगे और किसके पास भेज दोगे, मजिस्ट्रेट के पास भेज दोगे। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट को चेक करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको चेक करेगा, और है ना, और फिर सारी रिपोर्ट को चेक करेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। उसके बाद भी अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया, उसके बाद भी एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करेगा मतलब क्या, लिखेगा कि भाई मुकदमा लिखेगा। मुकदमा मतलब भाई लिखेगा कि तुमने क्या क्या गलती किया है, तुमने क्या अपराध किया है, उसको फ्रेम करेगा, एक पेपर में फ्रेम करेगा। एंड दैट इज नोन एज चार्जेस, दैट इज नोन एज चार्जेस। और वारंट केस के केस में चार्ज फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है, और वो भी राइटिंग में होना चाहिए। चार्ज को फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है और वो भी राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशंस, पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, अगर एक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया, एक्यूज को अगर डिस्चार्ज नहीं किया गया, देन कोर्ट क्या करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। देन कोर्ट क्या करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। ठीक है, और बोला गया कि भाई अगर वारंट केस है तो चार्जेस फ्रेम करना जरूरी है, और वो राइटिंग में करना पड़ेगा आपको। चार्जेस फ्रेम करना जरूरी है और किसमें करना पड़ेगा, राइटिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, अब चार्जेस फ्रेम हो गया, यहाँ पे लिखेगा सब कुछ, भाई उसने अपराध क्या किया है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद क्या करेगा, उससे पूछेगा एक्यूज से, भाई बताओ ये तुमने अपराध किया है, गिल्टी एक्सेप्ट करो। प्ली ऑफ गिल्टी मतलब बोलो कि तुमने ये अपराध किया है क्या, प्ली ऑफ गिल्टी। चार्जेस फ्रेम होने के बाद उससे पूछेंगे कि भाई तुमने ये अपराध किया है, बताओ तुमने किया है या नहीं किया है। उससे पूछेंगे, हम प्ली करेंगे, गिल्टी प्रूफ, उसको बोलेंगे कि भाई बताओ तुमने किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना, अगर उसने गिल्टी एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोला कि हाँ मैंने किया था भाई, उसने मेरे को छेड़ा था, मैंने मार दिया उसको, उसने अगर गिल्टी एक्सेप्ट किया, उसने अगर गिल्टी एक्सेप्ट किया, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज द एक्यूज्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीड गिल्टी। उसको गिल्टी, है ना, क्या उसको गिल्टी प्लीड करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उसको पूछा जाएगा कि भाई तुमने अपराध किया है कि नहीं किया है, बताओ। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है, बोलता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो फिर जज के ऊपर डिस्क्रिशन है ना, जज के ऊपर डिस्क्रिशन है, वो व्यक्ति को कॉन्विक्ट भी कर सकता है और एक्यूज भी कर सकता है ना। अपॉन इस डिस्क्रिशन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, जज क्या कर सकता है, जज के ऊपर डिस्क्रिशन है कि उस व्यक्ति को वो कॉन्विक्ट भी कर सकता है। कॉन्विक्ट मतलब पता है ना, जेल में डाल सकता है या भी छोड़ भी सकता है। तो किसके ऊपर डिस्क्रिशन बताया है, जज के ऊपर डिस्क्रिशन है कि उस व्यक्ति को गिल्ट एक्सेप्ट करने के बाद, उस व्यक्ति ने जैसे ही गिल्ट एक्सेप्ट किया, उसने बोला कि हाँ मैंने मर्डर किया है, गिल्ट एक्सेप्ट किया उसने। अब उसके बाद जज के ऊपर डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन मतलब जज की मर्जी है, या तो वो व्यक्ति को सजा देगा या तो उस व्यक्ति को क्या भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। जज को एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप उससे गलती एक्सेप्ट करवाओगे ना, तो वो वॉलेंटरीली होना चाहिए। जैसे मान के चलो जज ऐसे पूछ रहा है कि तुमने गलती किया है क्या, तो ये जो पूछताछ हो रही है तो वो वॉलेंटरीली होना चाहिए। ए को कोई दबाव नहीं दोगे, ए को कोई प्रेशर नहीं डालोगे, ए के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालोगे, है ना। जो गिल्टी एक्सेप्ट करेगा दैट हैज टू बी वॉलेंटरीली। ठीक है,
जो ए गिल्टी प्रूफ करेगा, गिल्टी एक्सेप्ट करेगा, वो वॉलंटरी नेचर का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेक्शन 264 ऑफ बीएनएसएस क्या बोलता है कि चार्जेस फ्रेम करने के बाद क्या करवाओगे, उससे गिल्टी प्लीड करवाओगे। बोलोगे कि भाई तो ये तेरे ऊपर इतने सारे मुकदमा दर्ज हुए हैं, ठीक है, बता तूने अपराध किया है कि नहीं किया है। तो अगर वो एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट अगर उसने कर दिया तो जज के ऊपर डिस्क्रिप्शन, या तो जज उसको छोड़ सकता है या तो उसको सजा दे सकता है, छोड़ सकता है या फिर उसको सजा दे सकता है। लेकिन अगर उसने, सुनो, लेकिन अगर उसने बोला कि भाई मैं अपराध नहीं हूं, मैंने अपराध नहीं किया है, उसने गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, अब क्या होगा, उसने गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, अब बताओ क्या होगा। अब कोर्ट क्या करेगा, रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशंस टू प्रोड्यूस एविडेंस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। अब क्या होगा, उसने बोला कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने कुछ नहीं करा है, वो तो खुद मर गया था, उसने गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अब कोर्ट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशंस को बुलाएगा। हु इज प्रोसिक्यूशन, मतलब जिसने एफआईआर किया था, बी के जो भी भाई बहन जो भी होंगे, जो एग्रीव्ड पर्सन थे जिन्होंने केस फाइल किया था, दे आर प्रोसिक्यूशंस, उनसे बुलाएगा, उनको बुलाएगा, बोलो आओ तुम लोग इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, और बोलेगा कि भाई तुम लोग क्या लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, ये तो कह रहा है इसने गलती नहीं करी है, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग एविडेंस प्रोड्यूस करो, एविडेंस लेके आओ, है ना। उनसे क्या मंगवाएगा कोर्ट, एविडेंस मंगवाएगा, किससे, प्रोसिक्यूशन से। प्रोसिक्यूशन मतलब जिस व्यक्ति ने एफआईआर किया है, जिस पार्टी ने एफआईआर किया है, उनसे क्या मंगवाएगा, और एविडेंस मंगवाएगा, ठीक है ना। और एविडेंस के साथ बोलेगा कि भाई विटनेस का स्टेटमेंट लेके आओ। कोर्ट क्या बोलेगा, उनको बोलेगा कि भाई तुम पहले आओ, एविडेंस लेके आओ, और एविडेंस के साथ में तुमको क्या लेके आना है, विटनेस का स्टेटमेंट लेके आना है। विटनेस का क्या लेके आना है, स्टेटमेंट लेके आना है। विटनेस मतलब क्या, गवाही, गवाही बोलते हैं ना, विटनेस मतलब क्या है, गवाही, गवाही देना जरूरी है। तो आप 2-3 लोगों का स्टेटमेंट लेके आओ, उनको है ना, गवाही लेके आओ, गवाही का स्टेटमेंट लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, साथ में आपको विटनेस का स्टेटमेंट भी लेके आना है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। देखो क्या बोलेगा कोर्ट, कोर्ट बोलेगा भाई तुम आओ, तुम एविडेंस लेके आओ, सिर्फ एविडेंस लेके नहीं आना है, तुमको साथ ही में अपने जो विटनेस होगा उनका स्टेटमेंट भी लेके आओ, उनका क्या भी लेके आओ, स्टेटमेंट लेके आओ, गवाही, है ना। 2-3 लोगों का स्टेटमेंट लेके आओ कि हाँ हमने मर्डर किया हुआ देखा था। विटनेस का क्या लेके आओ आप, स्टेटमेंट लेके आओ, एविडेंस भी लेके आओ, साथ में विटनेस का स्टेटमेंट भी लेके आओ, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा, विटनेस का स्टेटमेंट को चेक करेगा, एविडेंस चेक करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। मैजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी विटनेस को बुला सकता है, समन इशू कर सकता है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को किसी भी विटनेस को समन इशू कर सकता है। समन इशू करने का मतलब किसी भी विटनेस को बुला सकता है कोर्ट में गवाही देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, मैजिस्ट्रेट बुला सकता है। या फिर बोल सकता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विटनेस को बोल सकता है कि आप क्या प्रोड्यूस करो, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विटनेस को समन इशू कर सकता है। समन इशू करना मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुला सकता है कोर्ट पे, या फिर बोल सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है, ठीक है। किसी भी विटनेस को वो बुला सकता है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर समन इशू करने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोसिक्यूशंस एविडेंस। अगर गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो जिसने मर्डर किया था ए ने, उसने कहा कि मैंने अपराध नहीं किया है, गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट प्रोसिक्यूशंस को बुलाएगा, बोला आओ बेटा आओ, एविडेंस लेके आओ, साथ में स्टेटमेंट भी लेके आओ। किसका स्टेटमेंट लेके आना है, विटनेस का स्टेटमेंट लेके आना है, ठीक है। ऐसे बुलाएगा, फिर क्रॉस एग्जामाइन करेगा, क्रॉस एग्जामाइन करने के बाद, है ना, क्रॉस एग्जामाइन करेगा, सबको, है ना, एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन इशू कर सकता है, समन इशू कर, किसी भी विटनेस को समन इशू कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है गवाही देने के लिए, या फिर किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। को केस से रिलेटेड अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई केस से रिलेटेड उस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, लाइक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होगा, या फिर कुछ भी होगा, तो मैजिस्ट्रेट क्या बोल सकता है, उस व्यक्ति को बुला सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकता है, बुला सकता है, कोर्ट में बुला सकता है। इतना आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया, बुलाया प्रोसिक्यूशंस को, उससे एविडेंस लिया, विटनेस को बुलाया, विटनेस का स्टेटमेंट ले लिया, सब कुछ हो गया। प्रोसिक्यूशन को बोलेगा तुम जाओ अभी के लिए, थोड़ी देर में इससे बात करता हूँ, इससे मतलब जो एक्यूज्ड है उससे बात करता हूँ। एक्यूज से बात करेगा, बोलेगा स्टेटमेंट दो। अब ये लोग तो बता के गए, अब तुम स्टेटमेंट दो, तुम अपना स्टेटमेंट दो, तुमको बचना है तो तुम स्टेटमेंट दो।
बोलेगा तुम बहाना दो, तुम्हें जितना भी बहाना बनाना है तुम बहाना बना सकते हो, आप अपना स्टेटमेंट दो। अब एक्यूज क्या करेगा, अपना जो भी है डिफेंस के लिए स्टेटमेंट देगा। गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज टू बी हर्ड एंड एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। उसको बोलेगा, बोला आप अपना स्टेटमेंट दो, तुमने क्यों मारा था, क्या हुआ था, क्या लड़ाई हुई थी, तुम्हारी गलती है कि नहीं है, आप क्या करो अपना स्टेटमेंट दो। द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर ओथ। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ओथ में रिकॉर्डेड नहीं होता है। ओथ मतलब जैसे टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब भी कोर्ट में मुकदमा चलता है तो वहां पे बोलते हैं कि सच के, हम गीता का कसम खिलाते हैं और बोलते हैं कि हम सच बोलेंगे, सच के अलावा हम कुछ नहीं बोलते हैं, बोलेंगे, ऐसा करके उनको सबसे पहले प्रॉमिस खिलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओथ। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओथ। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा ये ओथ में नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉमिस वॉमिस नहीं खिलाता है मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, उससे बोलेगा आपको कुछ बोलना है तो आप स्टेटमेंट दो अपना, फिर ये क्या देगा, स्टेटमेंट देगा। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ना, ये ओथ पे नहीं होता है। और इस स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल में यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को फर्दर ट्रायल में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट इसको बोलेगा एक्यूज को कि भाई और कोई एविडेंस लाना है, बचाव में कोई एविडेंस लाना है, डिफेंस में कोई एविडेंस लाना है, बचना है तो कोई एविडेंस लेके आओ, है ना। तो उनसे क्या बुलाएगा, फिर एविडेंस बुलाएगा, बोला लेके आओ एविडेंस। अगर तुमको बचना है तो तुम क्या करो, डिफेंस में एविडेंस लेके आओ। An opportunity is given to the accused to produce evidence so as to defend his case. The defense can produce both oral and documentary evidence. Defense जो है, जो accused है, वो oral evidence भी दे सकता है और documentary evidence भी दे सकता है, उसके पास दोनों options है। ठीक है ना, डिफेंस में क्या लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। हाँ, एविडेंस लेके आओ भाई, अगर तुमको बचना है तो तुम वो लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। डिफेंस में आप एविडेंस लेके आओ भाई, नहीं तो नहीं बचोगे। ठीक है, अब देखो प्रोसिक्यूशन को बुलाया, इसको स्टेटमेंट, इसको बोलने का मौका दिया, इसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। उसको बोला कि तुमको अगर एडिशनल एविडेंस लेके आना, तुम एडिशनल एविडेंस लेके आओ, वो एडिशनल एविडेंस भी लेके आया। अब दोनों चीज को चेक करेगा। ठीक है, दोनों चीज को चेक करने के बाद कोर्ट जजमेंट देगा। कोर्ट क्या देगा, जजमेंट देगा। द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट विथ रीजन। जब भी कोर्ट डिसीजन देता है ना, जजमेंट देता है ना, तो उसको रीजन देना जरूरी होता है। जब भी कोर्ट क्या करता है, डिसीजन देता है, तो उसको रीजन देना जरूरी होता है। ठीक है, या तो कोर्ट क्या करेगा, एक्विट कर देगा या तो कन्विक्ट कर देगा, या तो सजा सुना देगा, या तो सजा सुना देगा या तो छोड़ देगा। या तो कोर्ट क्या कर देगा, या तो उस व्यक्ति को सजा सुना देगा कि भाई तुमको फांसी होगा, तुमको 5 साल का सजा होगा, या तो कन्विक्ट कर देगा, या तो उसको एक्यूट कर देगा। एक्यूट मतलब उसको छोड़ देगा। ठीक है ना। इन केस द एक्यूज्ड इज एक्यूटेड, द प्रोसिक्यूशन इज गिवन टाइम टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट ने एक्यूज को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, तो अगर कोर्ट ने एक्यूज को छोड़ दिया तो कोर्ट किसको, प्रोसिक्यूशन को, बी को, हमारे एग्जाम्पल में बी को अपॉर्चुनिटी देगा कि आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अपील के लिए क्या करेगा, टाइम अलाउ करेगा। ठीक है ना, समझो। जजमेंट दिया, जजमेंट में बोला कि भाई हमने एक्यूज को छोड़ दिया, जाने दिया इसको, बोला तुम जाओ, तुम्हारी कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक बार प्रोसिक्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर आप इस ऑर्डर से खुश नहीं हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अपील के लिए क्या देगा, टाइम देगा। इतना याद रख लेना। When the person is convicted, इस व्यक्ति को बोला तुम जा नहीं सकते हो, तुमको सजा होगा। अगर व्यक्ति को सजा दिया गया, when the person is convicted, then both sides are invited to give argument on the punishment which is to be awarded. अब सुनो ध्यान से, इस व्यक्ति को हमने सजा सुना दिया, कॉन्विक्ट किया, ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने बोला कि भाई इस व्यक्ति को सजा होगा, कॉन्विक्ट ऑर्डर होगा कि 10 साल का जेल होगा। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होता है, कॉन्विक्ट का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होता। कॉन्विक्ट का ऑर्डर देने के बाद ना, कोर्ट इसके लॉयर को भी बुलाएगा, इसके लॉयर को भी बुलाएगा, प्रोसिक्यूशन के लॉयर को भी बुलाएगा और अपना डिफेंडेंट के लॉयर को भी बुलाएगा और इनसे आर्ग्यूमेंट करवाएगा। आर्ग्यूमेंट कैसे होगा, ये लोग बोलेंगे कि सर इसने सिर्फ मर्डर ही तो किया है, तो इसको इतना सजा नहीं होना चाहिए, 10 साल का सजा नहीं होना चाहिए, 14 ईयर्स का सजा नहीं होना चाहिए। ये बोलेगा कि 14 ईयर का सजा क्यों नहीं होना चाहिए भाई, इसको तो फांसी होना चाहिए, है ना। इसने मर्डर किया है, हमारे घर के मुख्य आदमी को मर्डर किया है, तो इसको फांसी होना चाहिए। इधर का लॉयर ऐसा बोलेगा, इधर का लॉयर बोलेगा कि मेरा जो है व्यक्ति है उसने सिर्फ मर्डर ही तो किया है, उसको इतना सजा क्यों दे रहे हो, है ना। इनके बीच में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। फिर आर्ग्यूमेंट होने के बाद, आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद कोर्ट फिर फाइनल डिसीजन देगा। कोर्ट फिर क्या करेगा, फाइनल डिसीजन देगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये नॉर्मली दिस इज यूजुअली डन व्हेन द पर्सन इज कन्विक्टेड टू ऑफ एन ऑफेंस व्हिच पनिशमेंट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। बोलता है ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये हर केस में नहीं होता है।
आर्ग्यूमेंट जो है हर केस में नहीं होता है, बोलता है उसी केस में होता है, नॉर्मली उसी केस में होता है जहां पे जजमेंट जहां पे जजमेंट किसके लिए होता है, कैपिटल पनिशमेंट के लिए होता है, मतलब जहां पे फांसी का सजा सुना जाता है या फिर जहां पे लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट होता है, जहां पे फांसी का सजा होता है या फिर जहां पे लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट होता है। लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट मतलब कि उम्र कैद का सजा होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे नॉर्मली क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। जज के ऑर्डर आने के बाद आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद डिसीजन आएगा। ये नॉर्मली कौन से वाले सिचुएशन में होता है, जहां पे ऑर्डर कैपिटल पनिशमेंट होता है या फिर लाइफ इंप्रूवमेंट होता है। जहां पे ऑर्डर कैपिटल पनिशमेंट होता है या फिर लाइफ इंप्रूवमेंट होता है, उस तरीके के ऑर्डर में नॉर्मली क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। यूजुअली उस तरीके के ऑर्डर्स में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो फटाफट से समरी में इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई थी, ए ने बी को मार दिया, ठीक है। बी के घर वाले एग्री पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसको, पुलिस को। पुलिस क्या करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेगा, वो फैक्ट्स को एग्जामाइन करेगा, सर्कमस्टेंस को चेक करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करेगा, एग्जामाइन करेगा बहुत सारे पर्सन को, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, किसमें, राइटिंग में। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। फिर उसके बाद अगर एक्यूज को हमने क्या नहीं किया, एक्यूज को हमने डिस्चार्ज नहीं किया, एक्यूज को अगर हमने डिस्चार्ज नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद, बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद वो क्या कर देगा, चार्ज फ्रेम करेगा। क्या फ्रेम करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। क्या फ्रेम करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। क्या फ्रेम करेगा, चार्जेस फ्रेम करेगा। चार्जेस फ्रेम करना मतलब मुकदमा दर्ज करेगा, लिखेगा कि उसका अपराध क्या है, ठीक है। उसके बाद अच्छा बोला है कि वारंट केस के केस में चार्ज मेंशन करना बहुत जरूरी है, और वो भी राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद बोलता है, उसे पूछेंगे, चार्ज फ्रेम करने के बाद उससे पूछेंगे, उससे मतलब एक्यूज से पूछेंगे, ए से पूछेंगे कि भाई बताओ तुमने अपराध किया है कि नहीं किया है। अगर उसने अपने अपराध को एक्सेप्ट किया, प्लीड किया गिल्टी को, देन फिर वो जज के ऊपर है कि भाई वो सजा देगा कि नहीं देगा। वो फिर जज के ऊपर है कि वो उसको सजा देगा कि नहीं देगा। लेकिन जज जो है जब भी उस व्यक्ति से गिल्टी एक्सेप्ट करवाएगा, जब भी वो गिल्टी एक्सेप्ट करवा रहा है किससे, अपने एक्यूज से, तो ध्यान रखना है कि भाई ये सब जो हो रहा है वो वॉलंटरी होना जरूरी है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालोगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि भाई एविडेंस को, उसके बाद अगर नेक्स्ट बोला है कि अगर उसने गिल्ट एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला कि मैं अपराध नहीं हूं, देन ऐसे में फिर क्या होगा, कोर्ट प्रोसिक्यूशंस को बुलाएगा, बोलेगा प्रोसिक्यूशंस को बुलाएगा और बोलेगा एविडेंस लेके आओ, स्टेटमेंट लेके आओ, विटनेस का स्टेटमेंट लेके आओ, ठीक है। ये कोर्ट उनको बोलेगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। मैजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी विटनेस को क्या कर सकता है, समन इशू कर सकता है, बोल सकता है कि भाई तुम कोर्ट पे आ जाना, या फिर बोल सकता है कि भाई आप क्या प्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना। किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है, किसी भी विटनेस को बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद, प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद, प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट नहीं, सॉरी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सबमिट करेगा, विटनेस के स्टेटमेंट सबमिट करेगा। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम जाएंगे एक्यूज के पास, ए के पास, उससे बोलेंगे कि भाई अपना स्टेटमेंट दो, आप क्या दो, स्टेटमेंट दो। ये जो स्टेटमेंट हम इससे लेंगे वो ओथ पे नहीं लेंगे, इससे कोई प्रॉमिस वॉमिस नहीं खिलाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट दो, और इस स्टेटमेंट को हम बाकी ट्रायल में यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट दे, उसको उससे स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद उसको बोलेंगे कि भाई तुमको कोई डिफेंस में एविडेंस देना है क्या, अगर तुमको बचना है तो डिफेंस में एविडेंस लेके आओ, बचने के लिए एविडेंस लेके आओ भाई, ऐसे नहीं बचोगे अदरवाइज। तो उसको हम एविडेंस मंगवाएंगे उससे, अगर तेरे को बचना है तो एविडेंस लेके आ। उससे एविडेंस लेंगे, उससे स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट देगा, फाइनल ऑर्डर देगा। या तो उसको छोड़ देगा या तो कन्विक्ट करेगा। जजमेंट क्या हो सकता है, या तो छोड़ देगा या तो फिर सजा देगा, है ना। अगर उसने छोड़ दिया, उसने मतलब जज ने अगर छोड़ दिया, तो प्रोसिक्यूशन को बोलेगा कि भाई आपके पास ना अपील करने का अपॉर्चुनिटी है, अगर आप हमारे ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो, जाओ अपील करने जाओ, अपील करने का अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। अगर इसको सजा सुनाया गया तो फिर क्या होगा, सजा सुनाया गया तो क्या होगा, सजा सुनाने के बाद आर्ग्यूमेंट होगा। इसमें आर्ग्यूमेंट होगा, कितना पनिशमेंट देना चाहिए, उसमें आर्ग्यूमेंट होगा। दोनों साइड के लॉयर आएंगे और आर्ग्यूमेंट करेंगे, भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इसने अपराध किया है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उम्र कैद का सजा होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट नॉर्मली कौन से वाले केस में होते हैं, आर्ग्यूमेंट नॉर्मली कौन से वाले केस में होते हैं, कौन से वाले ऑफेंस में होते हैं, उन ऑफेंस में जहां पे कोर्ट इंप्रोसमेंट, लाइफ इंप्रोसमेंट का सजा सुनाता है या फिर कैपिटल पनिशमेंट का सजा सुनाता है ना। तो उस सिचुएशन पे ऑर्डर देने के बाद क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है।
उन सिचुएशन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलो।